वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू चैनल जीरो स्टडी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? हमें ये पता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। अब लैंग्वेज क्या काम करती है? लैंग्वेज काम करती है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर करना, है ना। तो अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। अब वो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS के ऊपर बेस्ड है। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम कि अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ पार्टीज। अब जो भी पार्टीज हैं, हम पढ़ के आए हैं कि दो तरह की पार्टीज होती हैं जो अकाउंटिंग यूजर्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सेट होता है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें दो चीज आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि जितनी भी हमारी स्टेटमेंट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक प्रिस्क्राइब रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब वो प्रिस्क्राइब रूल क्या है? अब मैंने अकाउंट बनाए अपने कोई और मेथड लगा के, आप लोग अकाउंट बना रहे हो कोई और मेथड से बना रहे हो, कोई और बना रहा है किसी और तरीके से, तो इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती। तो अकाउंट्स कब मतलब तब हम क्लियर कर पाएंगे, या अकाउंट्स को हम कंपेरेबल तब बना पाएंगे जब उसके अंदर क्या होगी? यूनिफॉर्मिटी होगी। तो उस यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए, जिसे कहा गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये क्या है? ये जो रूल्स हैं कोई लैब टेस्टेड नहीं है, कोई साइंस की लैब में इसको टेस्ट नहीं किया गया। ये हिस्टोरिकल बेसिस, एक्सपीरियंसेस, या जो प्रॉब्लम अकाउंटेंट्स के सामने, मैनेजर के सामने आई, उनको उन प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे टैकल किया, वहां से जो रूल्स बन के आए। अब मैंने एक प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, उस प्रॉब्लम को मैं किसी एक पर्टिकुलर मेथड से टैकल कर रहा हूं, वही प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आपने भी उस प्रॉब्लम को उसी मेथड से टैकल किया, है ना, किसी और ने भी उसको उसी मेथड से टैकल किया। तो एक रूल बन गया कि इस प्रॉब्लम को हमने इस मेथड से टैकल करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। तो वहां से क्या बन के आया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन के आए, जैसे हमने क्या कहा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई 29 जून 1973 को, जिसका नाम दिया गया IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। अब इस अकाउंटिंग कमेटी का काम क्या था कि जितने भी अकाउंटिंग रूल्स बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आए। ठीक है। उसके अंदर क्या लेके आए? यूनिफॉर्मिटी। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं या उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करते हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर दो मेंबर है इस कमेटी के, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, and ICWA, the Institute of Cost and Work Accountants, the Institute of Cost and Work Accountants, इंडिया के हैं जो ये दो लोग हैं, दो कमेटी हैं, वो इस IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के मेंबर हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो अलग अलग रूल हमने बनाए हैं, अलग अलग कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लेके आना, उनको एक जैसा बनाना। ठीक है। अब इंडिया के अंदर 34 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ऐसे करते करते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 तक। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कैसे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करते हैं, क्या, कहां से वो बना, क्यों बना। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बताता है हमें कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या बताता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा, कौन से मेथड से लगा रहे हो आप, वो सब आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के लिए, आपने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किया, कौन से मेथड से किया। जैसे एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, दो मेथड होते हैं, LIFO एंड FIFO। LIFO मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सामान बाद में आया है उसे पहले बेचो, और एक होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। LIFO एंड FIFO दो मेथड हो गई। तो कौन से मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो आप? क्योंकि दोनों मेथड के अंदर ही
जो वैल्यूएशन है गुड्स का वो अलग रहेगा। उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, बताने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हमने क्या बोला, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेट प्रिपरेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर क्या लेके आना? यूनिफॉर्मिटी लेके आना। क्या लेके आना? यूनिफॉर्मिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेके आना। मैं कोई अलग रूल से अपने फाइनेंशियल अकाउंट बना रहा हूं, आप कोई अलग रूल से अपने अकाउंट्स बना रहे हो, तीसरा आदमी कोई अलग रूल से अकाउंट बना रहा है, तो उसको कंपेयर करना, उसको स्टडी करना इजी नहीं होगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी हमने बनाई है उसको यूनिफॉर्म करना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं चाहे वो हमारे इंटरनल यूजर हैं, इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से प्रोवाइड की जाए कि वो हर किसी को अंडरस्टैंड हो जाए, हर किसी को समझ आ जाए, ताकि उसको कंपेयर कर सके। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मेथड के अंदर होगी तभी तो समझ आएगी। अगर हर किसी के रूल अलग होंगे, हर कोई अपने अलग तरीके से बना रहा है, जैसे कि एग्जांपल की हम लेके चलते हैं, कंपनी अकाउंट क्या बोलता है, जो कंपनी एक्ट है, कि इंडिया के अंदर जितनी कंपनी कॉर्पोरेटेड है, इंडिया में जितनी कंपनीज हैं उन सबको अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना पड़ेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट करना पड़ेगा एज एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन वहां कुछ अमेंडमेंट दी गई हैं कि जो कंपनी फॉरेन कंपनीज है, एमएनसीज हैं, वो अपने नेटिव कंट्री के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल ईयर को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूं और मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च में होकर कैलेंडर ईयर मींस जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा, तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती। नेक्स्ट है रिमूव डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ मल प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग। मल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? मिसगाइड करने के लिए, जैसे विंडो ड्रेसिंग करते हैं, तो उन चीजों को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्म अकाउंट चाहिए, यूनिफॉर्म रूल चाहिए, जिसका क्या नाम दिया हमने? गैप, GAAP। टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना मैंने बताया सबका निचोड़ यहां आ गया कि एंश्योर कंसिस्टेंसी, लगातार चले, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, कोई भी चीज छुपाई ना गई हो, मिसगाइड ना किया गया हो, कंपेरेबिलिटी, अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है उसको हम कंपेयर कर सके। अभी कंपैरिजन दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? जब हम अपनी कंपनी को खुद से कंपेयर करते हैं, मींस करंट ईयर के डाटा को लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर से कंपेयर करके चलते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल कंपैरिजन। और एक होता है एक्सटर्नल कंपैरिजन, जब हम अपनी कंपनी को हमारी राइवल कंपनी से, हमारे सामने वाली कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल कंपैरिजन। अब ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब हम अकाउंट्स के अंदर यूनिफॉर्म लेके आएंगे। सपोज कि आज मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है और मैं डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर रहा हूं 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कितना हो गया? 10% हो गया। नेक्स्ट ईयर मेरा जो है 120 प्रॉफिट आ गया और यहां पे मैं 10% की बजाय 8% चार्ज कर रहा हूं अपना प्रॉफिट दिखाने के लिए। ऐसा क्यों? कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। मतलब ले दे के सारा बात कहां आ रही है कि जो गैप हमने बनाया, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बनाए, वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमने बनाए हैं। बेनिफिट क्या है इसके? तो इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप एक मेथड से बनाओगे, पूरी इंडस्ट्री, पूरी जो कंट्री है वो सेम प्रोसीजर लेके चल रही है अकाउंट्स बनाने का, सेम रूल्स को फॉलो कर रही है, तो रिलायबिलिटी है, उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं हम। क्रेडिटिबिलिटी है, वो हमारी क्रेडिटिबिलिटी बन जाती है, मतलब विश्वसनीयता जिसे बोलते हैं ना, कि हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा है हमें, वो चीज बन जाती है ये। एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेल्पिंग रिसॉल्विंग कंफ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट टू वेरियस यूजर्स। अब अलग अलग यूजर हैं, तो अलग अलग यूजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो क्या करते हैं? अपने अपने बेनिफिट के लिए इसके इंटरेस्ट रखते हैं। इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं? हमें बोनस मिले, सैलरी मिले, वेजेस मिले ज्यादा से ज्यादा। मैनेजमेंट क्या चाहती है? हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो,
है ना, हमें किसी को डिवाइड ना करना पड़े। तो हर किसी के जो इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो अलग अलग होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? शेयर होल्डर क्या चाहेंगे कि हमें मैक्सिमम पार्ट मिले डिविडेंड का, इन्वेस्टर क्या चाहेंगे जो इन्वेस्ट कि हमें मैक्सिमम पार्ट मिले अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एम्प्लॉइज क्या चाहेंगे हमें सैलरी ज्यादा मिले, है ना। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप सबको एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप सबको सेटिस्फाई कर सकते हो, सबको बता सकते हो कि भैया ये चीज ऐसे थी, इस रूल के अकॉर्डिंग थी, तो हम आप लोगों को ये दे रहे हैं, या सामने वाली कंपनी ये दे रही है, हम आपको फिर भी ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, आप उनको कंपेयर करके बता सकते हो। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। अब ऑडिटर कौन है? हमने अकाउंट्स बना लिए, हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ऑडिटर आएगा, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, या जो कंपनी रजिस्ट्रार है वो अपॉइंट करते हैं उनको कि आप जाइए इनके अकाउंट्स को चेक करके आइए, इन्होंने कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं किया उसके अंदर, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तो उस गड़बड़ को चेक करने के लिए जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिटर। अब ऑडिटर अगर उसको रूल्स पता है, ऑडिटर को तो रूल पता है ना, अगर हमने किसी अपने कोई नए रूल बना के, जो कमेटी ने हमें रूल दिया उसको हमने फॉलो नहीं किया, अपने कोई रूल बना के अपनी अकाउंट्स बना दी, उसको कैसे चेक करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ऑडिटर के लिए मस्ट है कि वो जो प्रिंसिपल्स हमारे चलते आ रहे हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें? अपने रूल्स को बनाएं, ताकि ऑडिटर क्या करे? इसको वेरीफाई कर सके, उसको चेक कर सके। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 34 है वो ऐसे याद नहीं होते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, 2 में इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन है, 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन को दिखाता है, 26 कंटीजेंट लायबिलिटी को दिखाता है या इंटेंजिबल एसेट को दिखाता है। तो ऐसे याद नहीं होंगे वो, उसके लिए कहानी है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि वो कहानी कैसे काम करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।